जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 45। लेट आने वालों को खूब टाइम मिल गया इत्तेफाक से, जो मंडे को आए थे पीआरसी वाले। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 15, कॉस्ट है 1 लाख, रेजल वैल्यू 20,000, रेट स्टेट लाइन 8% है। ठीक है, तो ऑन 1 जनवरी 15 डेप्रीसिएशन मेथड इज चेंज टू WDV विद न्यू रेट ऑफ पता नहीं क्या, देयर इज नो चेंज इन RV। रिक्वायरमेंट एडेप्शन फॉर द ईयर 15, 16, 17, 18 ये निकाल दो। ठीक है, कर देते हैं जी। इसको ज़रा 1 मिनट पेंडिंग करें। वैसे मुझे बताइए 8% स्ट्रेट लाइन से ईयर्स निकालना आते हैं आपको? कैसे? 1/12.5। तो रेजिडुअल वैल्यू का चक्कर तो नहीं करना कोई? चलो ठीक है, देख लेना। बहरहाल ये पेंडिंग है अभी फ़िलहाल। ओके, मैं ज़रा इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा फ़िलहाल। आगे चलो। हाँ, इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल है अगले वाला कि WDV से ही WDV में जाना है, वो ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी पेंडिंग करेंगे, ये भी पेंडिंग करेंगे, क्योंकि अब मैंने ना वो बहुत लेट हो रहा हूँ। मैंने बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाना सिखाना है, उसका एक सवाल कराना है और फिर होमवर्क पे 2 सवाल भी देने हैं। तो इसलिए फिर ये कल आते साथ 5 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, ये आसान है ना, इसलिए पेंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, बुक वैल्यू से स्ट्रेट लाइन पे जाना है। इसमें स्ट्रेट लाइन से WDV पे आना था, इसमें WDV स्ट्रेट लाइन, तो एक जैसे ही है, आसान है, कर लेंगे। फिलहाल मैं ना ये करवा दूँ 46, तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन मार्क है ना इस सवाल के अंदर भी, वो भी निकालना आपको आ जाएगा। ठीक है, ओके। चल, डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई। ओए होए, एक तो बड़ी मुसीबत है। 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई डायरेक्शन है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। काट दें जी, वो ऐसे ही है, बीच में कोई चीज़ वैसे मिस प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, है ना, जो भी है वट एवर। अच्छा, 1 जुलाई, अब ये बड़ी मुसीबत आ जाती है, मुझे पता है आप लोग तंग होते हैं। 1 जुलाई से 30 जून वाला साल है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको मसला करता है, कोई बात नहीं। 1 जुलाई 16 एसिड खरीदा 2 लाख का, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 थी, 20% WDV मेथड है। 20% भी खुद ही निकाल के दे दिया उसने यार, हमें निकालना चाहिए था। ये तो स्ट्रेट लाइन पे चला गया। हाँ, ये आसान है। हाँ ना, WDV रेट गिवन है, स्ट्रेट लाइन पे जाना है, हद होगी यार। टोटल लाइफ भी उसने बता दी खुद ही, तो इसमें क्या करना सवाल में, कल करेंगे इंशाल्लाह, जब बच्चे पूरे करता हूँ ना सवेरे सवेरे, उस वक्त कर लेंगे। आऊँगा भी जल्दी इंशाल्लाह। ये 47 कर रहे हैं। 1 जनवरी 10 पर आपने एसेट खरीदा 50,000, रेजिडुअल वैल्यू 10,000, लाइफ थी इसकी 10 साल, और मेथड जो है वो WDV यूज़ हो रहा है, इसलिए लाइफ नहीं चलेगी, रेट निकालना है। ये निकालना आपको आता है। असल में ये सवाल इसलिए करा रहा हूँ, ज़रा सबसे मुश्किल सवाल ये है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1 जनवरी 12 पे जाके चेंज होना है एस्टीमेट, और उसमें भी मेथड कोई नहीं है चेंज हो रहा, रेजिडुअल वैल्यू भी नहीं चेंज हो रही, सिर्फ क्या चेंज हो रही है, इसका मतलब फिर से रेट दोबारा निकालना पड़ेगा और फिर से वो फॉर्मूला ही यूज़ होगा। असल में ये सवाल मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जगह तो मैं बड़ी खुली खुली छड़ी सी, लेकिन सवाल नहीं करवा रहे। 47 कुछ कल पे भी छोड़ देना यार, फिर वरना नया काम नहीं होगा। फिर आज बोरियत, आज घर क्या जाके करेंगे आप, वैल्यू एडिशन हुई ना कुछ, तो आप ऐसे ही फिर परेशान परेशान रहेंगे, खोए खोए रहेंगे आज सारा दिन घर पे, कि हमें कुछ नया नहीं सीखने को मिला, वही सर ने पुराने ही सिखा दिया, गोली करा दी, टाइम पास कर लिया। तो किस दिन खरीदा एसिड जी? 1 जनवरी 10 पे। कॉस्ट क्या है जी? 50,000 कॉस्ट है। हमने इसको करना है डेप्रीशिएट, और मेथड कौन सा है? तो इसलिए शॉर्टकट लगाना भी चाहो तो नहीं लग सकेगा, स्ट्रेट लाइन वाला मामला। यानी रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती है, हर साल नई बुक वैल्यू उस पर रेट लगता है, इसलिए शॉर्टकट तो अवेलेबल ही नहीं है ना। ठीक है, अब सबसे पहला मसला तो ये है कि सवाल में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए हमारे पास रेट का होना
ज़रूरी है, लाइफ से काम नहीं चलेगा, लाइफ से डिवाइड करें फिर तो वही स्ट्रेट लाइन वाली डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो रेजुअल वैल्यू 10,000 है, कॉस्ट 50,000 है, लाइफ 10 साल है, हमारे पास रेट निकालने का फॉर्मूला मौजूद है। वर्किंग नंबर तो यहाँ पे करता हूँ, ठहरो, डेप्रीसिएशन के लिए मुझे 50 लेना है, इसमें रेजुअल वैल्यू को माइनस करूँ? नहीं, रेजुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना, लेकिन रेट जो है उसके लिए मैं एक वर्किंग कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 1 रेट निकल रहा है जी। अब ये रेट निकल रहा है यकम जनवरी 10 पे खड़े होकर, तो रेट निकालने का फॉर्मूला था 1 माइनस nth रूट s ओवर c, बल्कि इसको लिख भी देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपको ज़रा याद आ जाए बात सारी, ठीक है। कि ये क्या है, n किसे कहते हैं जी? n कहते हैं यूजफुल लाइफ को, यूजफुल लाइफ। s किसे कहते हैं जी? s रेजिडुअल वैल्यू। तो फजूल मार्कर रखा हुआ है तुमने, है शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं पहली सीट पे बैठे तो तुमने ही रखा हुआ है ना रेजिडुअल वैल्यू, ये मैंने रखा हुआ था। और c क्या है जी? कॉस्ट, ठीक है। तो ओरिजिनली जब रेट पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो ये काम करना है, ठीक है। तो वर्किंग 1 में हम रेट निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस, अब यूजफुल लाइफ सवाल में देखो कितनी है जी यूजफुल लाइफ? 10 साल, 50,000 कॉस्ट और 10,000 रेजुअल वैल्यू है, तो 10, फिर s 10 डिवाइड बाय 50 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वुड बी 40.8687 कर दें, दो डेसिमल में कर दे रहा हूँ, खैर ठीक है। अच्छा जी, अब रेट आ गया जी हमारे पास 14.87% और वर्किंग नंबर 1 में हमने ये निकाला, बताओ जी 7 कर दो ना, बस 7.43 राउंड करो जी, 43 आ गया। दलेरी से लड़ा करो, 31 दिसंबर 10 मैनू 10, नेक्स्ट डेप्रीसिएशन निकालेंगे 50 ना 43 इंटू 14.87 जी 6, बुक वैल्यू 37। एस्टीमेट चेंज किस दिन आ रहा है जी? हाँ, तो 31 दिसंबर 11 का मतलब यकम जनवरी 12 ही होता है, ठीक है। तो वक्त फिसलता जा रहा है मेरे हाथों से, बस कर दें अब इसकी, कल 2 सवाल करेंगे, जल्दी 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 इसको करवाएं जी। यकम जनवरी 12 पे एस्टीमेट चेंज आ गया। अब एस्टीमेट चेंज आ गया तो बुक वैल्यू इस दिन की चाहिए फ्यूचर डेप्रिसिएशन के लिए, वैसे भी रिड्यूसिंग बैलेंस में वही यूज़ करते हैं, खैर चलो वो 37 अवेलेबल है। और रिवाइज जो रिमेनिंग लाइफ जो है वो चाहिए होती है। अब असल में रिमेनिंग लाइफ कितनी हो गई है, वो क्या कह रहा है? ऑन यकम यूनिट टोटल लाइफ इज एस्टिमेटेड एट 5 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स है, तो रिमेनिंग तो वो तो 5 माइनस 3 हमें खुद करना पड़ेगा, 2 कितना आ गया जी? 3 ईयर्स, ठीक है जी। रिमेनिंग लाइफ हमने खुद निकालनी है, लेकिन इससे मसला ये है, और तो मसला कोई नहीं है, मसला ये है कि आपको पता है ओरिजिनली 10 साल वाली लाइफ इस्तेमाल हुई थी तो रेट निकला था। अब वो 2 साल के बाद बची हुई थी 8 साल, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं अब बची हुई है 3 साल। तो अगर लाइफ बदल गई है तो फिर रेट ऑफ रिडक्शन तो बदलना है ना, जिससे वो फार्मूला कैलकुलेट हुआ था, रेट निकला था, वो लाइफ अगर बदल गई, रेट में लाइफ यूज़ हुई थी ना, लाइफ बदल गई तो रेट बदलना है। इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस में ही अगर है, ये वो क्वेश्चन नंबर 40 इधर नहीं, इधर ओरिजिनल था, डेफिनेशन मेथड इज चेंज टू WD विद न्यू रेट ऑफ दिस, तो वहाँ पर भी ये वाला काम होना है। इसलिए मैंने कहा ये करवाता हूँ जिसमें दोनों मौकों के ऊपर आ जाए, रेट आपको निकालना, ठीक है। वहाँ तो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस में आना है, तो मसला ही कोई नहीं, पहले स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस में ये वाला काम जो मैं अब करने लगा हूँ वहाँ पे करना है,
ठीक है। और दूसरा उससे भी आसान था, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया था, तो ये ले लो, ये सवाल इसलिए कर रहे हैं। अब इधर देखो, मुझे डेप्रीसिएशन 12 की निकालनी है, तो मुझे बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट चाहिए 37, बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है, और रेट मुझे फिर से कैलकुलेट करना है। अब इधर देखिए, असल में ओरिजिनली जब पहली बार एसेट की जिंदगी में जब रेट निकाल रिड्यूसिंग बैलेंस का, तो फॉर्मूला लगेगा ये। और अगर कभी आपका एस्टीमेट चेंज हो गया है और आपको उस एस्टीमेट चेंज के दिन ये रेट दोबारा यूज करना पड़ रहा है, तो यूजफुल लाइफ की बजाय क्या यूज करोगे? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रेजल वैल्यू की बजाय रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और कॉस्ट की बजाय बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज। ये लाल क्या है? लाल, ये लाल क्या है मेरे लाल? ये लाल है। अगर एस्टीमेट चेंज के दिन ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े तो ये तब्दीलियां आएंगी, ठीक है। तो अब मैं वर्किंग नंबर 2 करता हूं, ये दोबारा लिखूं या समझ आ गई? रेट निकालना है जी, रेट, तो 1 माइनस, अब एन क्या लेना है? रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ कितनी निकाली अभी हमने? 3 साल, 3 आ गया। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज उसने कहा था, रेजल वैल्यू में चेंज नहीं है, मेथड में भी चेंज, मेथड में चेंज नहीं, इसलिए तो रेट इस तरह से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर मेथड चेंज होकर स्ट्रेट लाइन होगा तो जिंदगी आसान होती। क्या करते इस सवाल में जैसे होना है, ठीक है। क्या करते 37 पढ़ा है ना, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ 3 कर देते, जिंदगी आसान। तो वो दोनों सवाल मैंने ज़बानी करा दिए जो पेंडिंग के थे, ठीक है ना। हाँ ओके। अच्छा, अब बुक वैल्यू रेजल वैल्यू सेम ही है, लेकिन 50 की बजाय यहाँ पर 37 ले लिया, इंटू 100 करो, आंसर इज 0.34, ठीक है जी। ले जी, ये नया रेट आ गया। ये किसको समझ नहीं आया तो फिर यूज करो सबको, आगे नहीं समझ आया? अच्छा, पक्की बात है। परेशान है, शर्म नहीं करनी साथ वाले से, मुझसे तो बिल्कुल ही ना करनी जी। 13 बुक वैल्यू, बस यहीं तक ही आना था, ये आगे भी जाना है? जाना है 1 साल और आगे? किड्डे जालिम हो तुसी, कह दो रहन दो सर तुसी। अब क्या, आपने लिख लिया 24 इंटू 35 पॉइंट। ये बस ये बताने के लिए है कि देखो रिड्यूसिंग बैलेंस अपनी जगह पे कायम है, हर साल बुक वैल्यू पर रेट लगता है, लेकिन एस्टीमेट चेंज इस तरह से टैकल कर लेते हैं बीच में, ठीक है। 8 आ गया और बुक वैल्यू आ गई 16, और ये जनाब कहानी हुई खत्म। तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉरी 13 है, जो क्वेश्चन नंबर 45 है ना जी, उसके अंदर बस स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन है। 45 के अंदर क्या है जी? स्टार्ट में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, और चेंज होकर रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ है, तो वो लाइफ आपने रेट से निकालनी, ठीक है। और जो रिमेनिंग लाइफ होगी वो यूज करके असल में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये 45 के अंदर ये करना है आप, ठीक है। जो बुक वैल्यू होगी उसको फिर ऑनवर्ड्स लेके चलेंगे, कल करवा फिर भी दूंगा, ठीक है। जबकि 46 के अंदर क्या है? पहले रिड्यूसिंग बैलेंस है, ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया। इसको क्या कर रहे हैं? चेंज करके स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पर आए ये 37 से आगे, वो 37 को डिवाइड बाय 3 कर देना, तो ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। करवा दूंगा इंशाल्लाह कल, लेकिन अब बहुत ही टाइम कम रहेगा। ये 2 पेंडिंग है अभी तक, ठीक है। चलो, अच्छा जी, हेडिंग बनाएं, प्रिपेयरिंग एसेट अकाउंट ऑन बुक वैल्यू। ये आपके IAS 16 के चैप्टर में यूज़ नहीं होना, सादा बात। ये जहाँ मजबूरी होगी डेटा के हिसाब से हम वहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसके साथ लिख सकते हो स्टार लगा के कि कभी कभी यूज्ड इन SO, मैं लिख देता हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी नहीं बल्कि वहाँ जाके तो ज़रूरत ज़्यादा ही पड़ती है, खैर बहरहाल मैं कभी कभी ही लिखता हूँ ताकि ज़्यादा परेशान ना हो आप। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी NPO और स्टेटमेंट ऑफ
बल्कि करेक्शन में भी एनपीओ, चलो एनपीओ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और करेक्शन में, करेक्शन ऑफ एरर में। अच्छा, करेक्शन ऑफ एरर चूंकि IAS 8 के चैप्टर में भी आ जाता है ना, इसलिए वहाँ पे जहाँ जहाँ करेक्शन ऑफ एरर जा सकता है वहाँ ये मसला भी पड़ सकता है, ठीक है। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी एनपीओ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और करेक्शन ऑफ एरर वगैरह लिख देता हूँ ना, ताकि कोई और आ जाए तो मैं कहूँगा वगैरह लिखा था ना, वगैरह के टॉपिक्स में। सारी बातें मैं आपको बता, सारे चोर रास्ते मैंने बताए होते हैं आपको, ठीक है जी। तो ये कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा। और वैसे मैं बताऊं, ये जो कैश फ्लो का टॉपिक है और एनपीओ का टॉपिक है, कैश फ्लो का ख़ास तौर पे, ठीक है जी, इसमें तो ये तकरीबन हर सवाल में यूज़ करना पड़ जाता है। उसकी वजह बेटा, बैलेंस शीट से हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं और बैलेंस शीट में आपको पता है बुक वैल्यू नज़र आती है, तो हमारी मजबूरी होती है जो गिवन डेटा होता है उसी से हमने चलना है, तो वो बुक वैल्यू से ही हम चल रहे होते हैं, तो फिर ये अकाउंट वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो अब चूँकि टॉपिक चल रहा है तो यहीं पर मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा, ठीक है ना, ताकि फिर जब ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे फिर रिवाइज़ करना पड़ा तो आप यहीं से देख कर रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहरहाल आपके इस PPE के टॉपिक की हद तक इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असल प्रेजेंटेशन वही है, एसेट अकाउंट को अलग रखना और अक्यूमुलेटेड डेप्शन को अलग रखना। ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है कि ऐसे रखा करो। तो वो अलग बात है कि फिर बुक वैल्यू जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट होती है तो हमें कभी वो यूज़ करनी पड़ जाए तो हमें ये तरतीब आती हो, वरना एसेट अकाउंट हमेशा अलग ही रखना है और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग ही रखनी है। करी जाए बातें आप रोज़ाना की तरह से। अच्छा जी, अब इसके अंदर फ़र्क कहाँ कहाँ पे आना है ये ज़रा देख लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाना सीखा है ना जी, तो मैं उसी की हिसाब से चलता हूँ। अगर एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, लिख दूँ। अगर एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट, लिखना चाहिए इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, और दूसरा ऑप्शन जो आज सीखने लगे हैं वो क्या है, एसेट अकाउंट प्रिपेयर हो बुक वैल्यू पर। मेरे पास फुटा भी है, हाँ जी, इजी नहीं लेना। एक तो यार ये बड़ा खतरनाक आदमी है, पता नहीं कहाँ से तुम लोग ले आए हो उसको यार, जहाँ से लाया वहीं छोड़ो इसको जाके। नहीं वो तो मुझे भी पता है, पॉश का लड़के आए हैं, खतरनाक बने हैं। क्या कैंट से आया है, ओके। एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू या WDV जो भी कह लें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दो सिचुएशंस हैं। मैं ना असल में बस आपको पता है मेरी आदत है, जैसे मैं खुद सुस्त हूँ, हैं जी, मैं बच्चों को भी सुस्ती पे लगाया होता है, कुछ नहीं यार कुछ नहीं, हमने कुछ नया पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, कुछ नया पढ़ना ही नहीं, जो पढ़ा हुआ है बस उसी को यूज़ करी जा रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मुझे बताएं, आप लोगों को डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है? ज़रा बताओ आपने जो, हाँ एक मिनट ज़रा मैनू गल तो करन देनी सी, ज़रा मुझे बताओ कि जो आपने एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाया था उसमें आपने डेप्शन की क्या एंट्री पास की थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे प्रिपेयर होने लग जाए तो इस एंट्री में क्या चेंज आएगी, खुद ही सोच के बता दो। देखो ना, एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू शो करे, उसके लिए ज़रूरी क्या है, डेप्रिसिएशन की एंट्री उसी अकाउंट में डाली, ठीक है, फिर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे नहीं रहेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या बन जाएगी,
डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो पीएनएल में डेबिट उसी तरह से होना है, पर एक्यूमुलेशन की बजाय हाँ जी एसेट का अकाउंट क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दो। ठीक है जी, लो जी समझ आती है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया, ठीक है आपने एंट्री कर ली डेप्रीसिएशन की। एडिशन की एंट्री मुझे याद नहीं क्या करते थे आप, भूल रहा हूँ मैं थोड़ा सा। एसिड डेबिट एडिशन, पीपीई का एडिशन, एसिड डेबिट, अच्छा एसिड डेबिट कॉस्ट से ना, कॉस्ट से एसेट अकाउंट, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, तो अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा होगा तो आपके ख्याल में क्या एंट्री पास करेंगे? क्या सेम होगी? आई श्योर? ओके, कॉस्ट से या बुक वैल्यू से? भाई एडिशन कहाँ से बुक वैल्यू लाऊं, एडिशन पे तो कॉस्ट ही है हमारे पास, ठीक है, बुक वैल्यू तो बाद में एडिशन माइनस होने से बनेगी, यानी कि ये तो एंट्री क्या होगी, सैम टू सैम। ठीक है जी, तो एंट्री सैम टू सैम हो गई कि सैम टू पीटर हो गई? अच्छा नेक्स्ट, तो सैम कौन है फिर? कहते पीटर कौन है? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, डिस्पोजल। लो जी डिस्पोजल वाले आ जाओ भाई, आ जाओ डिस्पोजल वाले, आंदे जाओ ते खांदे जाओ, पींदे जाओ, नहीं बल्कि रोज़ा है, जांदे जाओ, आंदे जाओ ते जांदे जाओ, डिस्पोजल की एंट्री करते जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट डेबिट होता था, और मैं कट्ठी एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है, कैश का अकाउंट डेबिट होता था और एसिड का अकाउंट क्रेडिट होता था, जाने वाले एसिड की कॉस्ट से। अच्छा अब ये थोड़ा मैं अज्यूम कर लूँ, अगर फिगर्स आप लोग इजाज़त दें तो आप ही कर दें, बल्कि कोई एसिड जिसकी कॉस्ट कितनी कितनी कॉस्ट है बताओ? 50 रुपये एसिड की कॉस्ट है जी, क्रेडिट कर दिया। इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो है वो लेट से अपना है 28, ऐसे ही मेरी मर्जी, कुछ मेरी मर्जी चलेगी ऐसे फिगर, ठीक है। और ये जो एसेट है इसके हमें मिल गए 20 रुपये, 20 रुपये। अब मुझे बताओ गेन है या लॉस है? माड़ा या सही पर लॉस है, ठीक है, मैंने लॉस करवाना था, ठीक है जी। दो क्या आ गया जी, पीएनएल में लॉस, गेन भी आ सकता था लॉस भी आ सकता था, ठीक है जी। लो जी, ये जनाब आपकी जनरल एंट्री आ गई डिस्पोजल की, आती है ना आपको? अच्छा अब थोड़ा सा ना ऐसे ही बस दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें, ज़्यादा ना दीजिएगा, आपको पता ही आप लोगों को बड़ा डर लगता है कि ज़्यादा दिमाग पे जोर दिया तो फ्रेजाइल सी चीज़ है, ठीक है, कहीं को गड़बड़ हो गई तो कौन जिम्मेदार है? इंतजामिया जिम्मेदार है नहीं। तो थोड़ा सा जहन पे जोर देकर मुझे बताएं, अगर यही एंट्री आपको करनी पड़े और एसेट अकाउंट आपका बन रहा हो बुक वैल्यू पर, तो सेम एंट्री नहीं आ जाएगी? बेटा जी देखो, जी हाँ, आप जब एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनाते हो ना, यानी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री आप कर देते हो एसेट अकाउंट में ही, तो एसेट अकाउंट के अंदर कॉस्ट रहती नहीं है फिर एसेट की, तो जो एसेट बिकने लगेगा उस एसेट की तो बुक वैल्यू पड़ी होगी एसेट अकाउंट में। इसका मतलब असल में जब एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे बन जाता है, यानी आप देखो फर्क होता क्या था, एसेट अकाउंट जब कॉस्ट पे बनता था तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री एसेट अकाउंट में नहीं होती थी, एक्यूमुलेशन में होती थी, यही तो फर्क था। तो वो एक नया अकाउंट वजूद में आता था जिसमें हम एसेट के अंदर होने वाली कमी को अकोमुलेट करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमने उस एंट्री को जब एसेट अकाउंट में किया तो हमने तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का कड़ाका ही निकाल दिया, अब तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सही है। तो इसका मत बल क्या हुआ? इसका मत बल ये हुआ कि ये कोई नहीं आएगा, ये कोई नहीं आएगा, ठीक है। और कॉस्ट की बजाय हमें बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज पड़ी होती है वही निकालते हैं। याद है मैंने आपको कहा था एसेट अकाउंट में जो पड़ा होगा वही निकालेंगे। जब पहला स्टेप पहले दिन लिखवाया था डिस्पोजल में कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, आपने कहा था कॉस्ट क्यों? मैंने कहा था भाई एसेट अकाउंट में पड़ी ही कॉस्ट है, कमी तो अलग अकाउंट में पड़ी है तो वहां से निकालेंगे। लेकिन आज तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है? बुक वैल्यू, तो निकालेंगे भी क्या? बुक वैल्यू, ठीक है। अब बुक वैल्यू है कितनी? हाँ 22। तो ऊपर वाला तो काम एग्जिस्ट ही नहीं ना करता, ये मैं यूं करके ज़रा मिटाऊंगा कि ये है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अगर आपका एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? बुक वैल्यू, ठीक है। और आपकी बुक वैल्यू जो है वो 22 बनती है, 22 रुपये, ठीक है जी।
तो 22 रुपये एसेट के अकाउंट में से क्रेडिट करेंगे, यानी कि फ़र्क कोई नहीं पड़ना, आंसर तो सेम ही होना है, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैंडर्ड जब नोट में जाएंगे ना, स्टैंडर्ड ये कहता है एसेट अकाउंट कॉस्ट मतलब अलग दिखाओ, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कॉस्ट अलग दिखाओ और एक्यूमुलेशन अलग दिखाओ, ओपनिंग से क्लोजिंग तक, ओपनिंग भी दिखाओ, क्लोजिंग भी दिखाओ और मूवमेंट भी दिखाओ। नोट में सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो ये तो कोई अच्छी वो नहीं है प्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन ये हमने मजबूरी के दर्जे में जब कभी यूज करना तो मैं उसलिए सिखा रहा हूँ, सिखा इसलिए अभी रहा हूँ क्योंकि अब ये चल सो चल में है टॉपिक, अभी सीखा जाएगा बाद में। तो फिर वेले दी नमाज़ां ते कवेले दियां टकरां, तो बाद में तो आपने टकरें मारनी है, अभी है वो वेले नाल समझा लूँ तो मैंने कहा बारे में जी। और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज क्या एंट्री है, क्या एंट्री सीखी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेबिट, वही डायरेक्ट ही कर लिया करें, एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट डेबिट न्यू की कॉस्ट से। ऐसे छोड़ के जाता है कोई रास्ते में, जैसे तुम जा रहे हो हैं, ऐसे कोई छोड़ के जाता है? जल्दी लौट आना, किताब भी लेके जा, रख दी। अच्छा जी, एसिड डेबिट न्यू की कॉस्ट से, और एक लाइन छोड़कर एसिड क्रेडिट ओल्ड की कॉस्ट से, और कैश नॉर्मली क्रेडिट ही होता था, मैं क्रेडिट ही लिख रहा हूँ, वैसे डेबिट भी हो सकता था लेकिन मैंने फिर क्रेडिट ही लिखा फिलहाल, ठीक है। अब लो भाई, कोई डेटा अज्यूम कर लेते हैं, लॉस ही निकलवा लेना, मेरा मशवरा है लॉस ही निकलवा लेना, ठीक है जी। कोई डेटा अज्यूम कर लो, करो, मैं अपनी लाना शाना ला ला, तुसी करो अपना काम, आपको किसने रोका है काम करने से? कोई डेटा अज्यूम नहीं करना, यानी ये भी काम मैं नहीं करना होता है। एसेट अकाउंट क्रेडिट कर दो, पुराने एसेट की कॉस्ट 70 कर लो, इसकी अक्यूमुलेशन जो है वो 35 कर लो, 30 कर लो, ठीक है। नए एसेट जो आया है उसकी कॉस्ट जैसे भी निकली है, जैसे भी हो 120 कर लो, जैसे भी हमने निकाल ली हो, ठीक है। और कैश जो आपने पे किया वो 90 कर दिया है, उन तो लॉस ही आया होना, देखना ज़रा जी कितना लॉस है, 10 रुपये का लॉस आ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। अब ये कितना आसान काम था ना, ये पता नहीं क्यों ये पहले क्यों नहीं करा दिया भाई। पहले इसलिए नहीं कराया कि ये कोई प्रेफरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, पहले इसलिए नहीं करवाया कि ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट नहीं है, ओके। तो खैर चले, अब तो जो है सो है, क्या हो सकता है अब। अच्छा, अगर यही एंट्री आपको करनी पड़ जाए और आप एसेट अकाउंट बना रहे हों बुक वैल्यू पर, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि एक्यूमुलेटेड एक्शन का अकाउंट जो है उसका वजूद ही कोई नहीं, ठीक है, ये तो है ही नहीं। तो बस फिर एसेट अकाउंट में पड़ी होगी पुराने एसेट की बुक वैल्यू, तो वही ओल्ड की कॉस्ट नहीं, ओल्ड की बुक वैल्यू है, तो वो हम क्रेडिट कर देंगे। और वो कितनी है जी? 40। बस ये चेंज आना है, बाकी सब सवाल वैसे ही होने, ठीक है, गेन लॉस भी वैसे ही आना। गॉट इट? अच्छा, अब लेजर्स को भी बना के ज़रा देख लेते हैं ना, रोड़ा मुकाइए एक दफ़ा, वंस एंड फॉर ऑल। अगर जी एसेट अकाउंट को हम प्रीपेयर कर रहे हैं एट कॉस्ट और बुक वैल्यू, तो लेजर्स की शक्लों में कौन कौन से लेजर बनते हैं ज़रा वो देख लेंगे ना, उनकी शक्लों में क्या क्या फ़र्क आता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है जी। बस ये टॉपिक मैंने ऐसे ये इस कॉन्सेप्ट को मैंने करा ऐसे ही देना है, आपको पता ही लगना, ठीक है। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनता है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनता है, ठीक है। एसेट अकाउंट अलग और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग। तैयारियां पूरी कर लूँ ना मैं।
अच्छा जी, आपने ये लेजर्स पहले दिन से बनाने शुरू किए हुए हैं, बनाई जा रहे हैं धड़ाधड़ जी, कोई नई चीज़ तो आपके लिए है नहीं। चलो, मेरी तैयारी पूरी है। हाँ जी, एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बनता है तो मैंने पहले दिन से आपको बताया था, इसकी एक निशानी सबसे बड़ी क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग आ रहा होता है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस अलग आने का मतलब ही क्या है कि एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे। तो फिर इसमें होता क्या था कि ब्रॉड डाउन कॉस्ट होती थी, एडिशन किस पे आता था, एडिशन कॉस्ट पे ही आता है, एडिशन होता ही कॉस्ट पे भाई कह रहे हैं, ठीक है। डिस्पोजल निकालते थे, डिस्पोजल की कॉस्ट ही, ठीक है। और उसके बाद क्लोजिंग में भी क्या पड़ा होता था, कॉस्ट ही, ऐसा ही है। तो कॉस्ट ओपनिंग भी कॉस्ट, क्लोजिंग भी। तो डेप्रीसिएशन कहाँ पड़ी होती थी, डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ी होती थी। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री अभी अभी हमने रिवाइज भी किया, ये आया करती थी यहाँ पर, ठीक है। और डिस्पोजल की भी डेप्रीसिएशन यहाँ से अलग से निकला करती थी, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पड़ा होता था, ठीक है जी। तो डिस्पोजल की अगर बात करें तो डिस्पोजल अकाउंट चलो बाद में बनाते हैं इसको। जबकि अगर एसेट अकाउंट आपको, जैसे अभी आज हम करेंगे थोड़ी देर में सवाल, पता नहीं वो पूरा होता है या नहीं होता, लेकिन आप घर पे तो कर ही लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर एसेट अकाउंट ऐड इतनी डिस्कशन कर दी है, करवाना तो मैंने होता ही अगले दिन आकर, लेकिन पहले जो आप चलते हैं ना, उससे आप बहुत तेज जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रहे हैं, तरक्की हो रही है, तरक्की, तरक न जाना। अच्छा, अब इधर देखो, एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है अलग, और उसकी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है अलग। जब आप आएंगे बुक वैल्यू पर एसेट अकाउंट बनाने में, तो एसेट अकाउंट में ये दोनों कैंसिल होकर ब्रॉड डाउन ही क्या शो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन एडिशन के बारे में आपको बताया था अभी एंट्री के अंदर कि एडिशन की एंट्री तो सेम ही होनी है। एडिशन तो कॉस्ट इस साल, तो पहले साल कहाँ से लाऊं मैं उसकी बुक वैल्यू, ये तो कॉस्ट पे होगा, ठीक है, ये सेम है, ओके हो गया। अच्छा, डिस्पोजल के वक्त हम एसेट अकाउंट में से कॉस्ट अलग निकालते थे और उसकी एक्यूमुलेशन अलग निकालते थे एक्यूमुलेशन अकाउंट में से। जबकि एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू पे बन रहा होगा तो डिस्पोजल भी एसेट अकाउंट में, डिस्पोजल की भी क्या निकालेंगे हम, बुक वैल्यू, दोनों नेट हो गए, ठीक है। फिर क्लोजिंग कॉस्ट अलग पड़ी होती थी, एक्यूमुलेशन क्लोजिंग अलग। लेकिन एसेट अकाउंट अगर बुक वैल्यू बन रहा होगा तो कैरी डाउन भी क्या शो कर रहा होगा, एसेट अकाउंट का बुक वैल्यू शो कर रहा होगा। फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री अलग से इस अकाउंट में नहीं पड़ा करती थी, बल्कि डेप्शन की एंट्री पड़ा करती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट ही क्रेडिट, ये हुआ करेगी, पहले उधर अलग पड़ा करती थी, ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कहाँ आ जाएगी, यही तो एंट्री है जिसने आके इस एसेट की शक्ल ही बिगाड़ दी, ठीक है। और साथ के साथ आपको नहीं नजर आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, फर्क जान के जियो, ठीक है। अच्छा, डिस्पोजल का अकाउंट, अगर सिंपल डिस्पोजल की बात हो रही है तो डिस्पोजल का अकाउंट हम बनाया करते थे इस तरह से कि एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट क्रेडिट हुई तो डिस्पोजल अकाउंट में वो क्या हो गई, डेबिट, ये कॉस्ट आ गई। एक्यूमुलेशन अकाउंट में से एक्यूमुलेशन डेबिट हुई डिस्पोजल की, तो एसेट अकाउंट के अंदर क्या हो गई, आकर क्रेडिट हो गई। कैश डेबिट हुआ कैश के अकाउंट में, डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और मसलन लॉस है तो पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आप फेंक देते थे, तो डिस्पोजल क्रेडिट और कहते थे पीएनएल डेबिट, लो जी लॉस आ गया, लॉस आ गया, याद आया। अच्छा, अगर आप यही काम करें और आपका अकाउंट बन रहा हो बुक वैल्यू पर, किधर गया मेरा अकाउंट जी, अगर आप डिस्पोजल करें सिंपल, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन किया, तो बात असल में ज़हन में रखना, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी हो पड़ा, एसेट अकाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन सकता है, बुक वैल्यू पे भी। रिड्यूसिंग बैलेंस है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन सकता है, बुक वैल्यू पे भी, ठीक है। आउटपुट मेथड है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन सकता है। असल में तो डेप्शन एक्सपेंस जैसे मर्जी निकाला है, जिस मर्जी मेथड से निकाला है आपने, उसकी एंट्री ये डिटरमिन करती है कि एसेट अकाउंट आप कॉस्ट से बना रहे हैं या बुक वैल्यू। अगर आपने एंट्री पास की डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट हमेशा कॉस्ट शो करेगा, जो कि होना भी ऐसे ही है, असल यही ट्रीटमेंट है। और अगर एसेट डेप्शन की एंट्री आपने कर दी डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू शो करने लग जाएगा। ये मैं सिर्फ सिखा रहा हूं,
बनाते हम वही वाला है, लेकिन ये वाला भी बनाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि अल्टीमेटली नेट में आंसर तो सेम ही होता है, ठीक है ना। तो मजबूरी में जब बनाना पड़े तो तरीका आता हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर डिस्पोजल होगा तो देखो एसेट अकाउंट में से निकल ही क्या रहा है, तो कॉस्ट अलग, अकोमोडेशन अलग नहीं, बल्कि एसेट अकाउंट में से क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू। मैंने असल में इसलिए वो 2 सवाल स्किप किए, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लोज हो गया काम चेंज ने एस्टिमेट करते हुए। असल में ज़्यादा टाइम हमने उस पर ऐसे ही लगा दिया, चौथे पे थोड़ा सा। अच्छा जी, हाँ देखो ना, कॉस्ट अलग से और अकोमोडेशन अलग से नहीं आ रही, ठीक है, बल्कि अकोमोडेशन का तो वजूद ही कोई नहीं है, वो है ही नहीं, तो कहाँ से डेबिट क्रेडिट होना है उसने, ठीक है। तो कैश आ गया, और यानी देखा जाए ना तो ये काम ज़्यादा आसान है, ये एक स्टेप ही सिरे से रिमूव हो गया हमारा, एक अकाउंट ही जाता रहा, तो ज़िंदगी तो आसान हुई है, लेकिन ये हमारी प्रेजेंटेशन नहीं है स्टैंडर्ड की रिक्वायर्ड, ठीक है, इसलिए ये नहीं बनाते हैं। बात हो जाए डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, डिस्पोजल बाय वे ऑफ एक्सचेंज, तो उसके अंदर क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो हम कहते थे जी, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें, और ये डिस्पोजल में क्या कर दें, डेबिट। एसेट होल्ड की कॉस्ट, याद आया। फिर इसकी अक्यूमुलेटेड एडिशन को डेबिट करते थे, और इसको भी कहाँ ले जाते थे, डिस्पोजल में। ये पहले वाला एडिशन सिंपल था ना, ये कौन सा आ गया, एक्सचेंज वाला। मतलब पता है आपको क्या क्या होना है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं, जस्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। स्टेप 3, आने वाले एसिड को एसिड के अकाउंट के अंदर डेबिट करते थे, ये डिस्पोजल लिखते थे और यहां पर लिखते थे न्यू की कॉस्ट, याद आ रहा है, ठीक है। और ये क्रेडिट हो जाता था डिस्पोजल के अकाउंट में, एसिड न्यू की कॉस्ट। फिर कैश नॉर्मली पे होता था, तो कैश क्रेडिट, तो डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, और गेन लॉस इधर ही रखो, लॉस ही हमने कहा था जी, आने दो जरा, एक जैसे चल रहा है ना जरा। अब अगर यही काम आपने करना है और एसेट अकाउंट आपका बन रहा है बुक वैल्यू पर, तो भाई एसेट अकाउंट में से भी क्रेडिट क्या होगा, बुक वैल्यू ही होगी डिस्पोजल की, ठीक है जी। एसेट अकाउंट से क्या क्रेडिट करोगे, बुक वैल्यू, ठीक है जी। जैसे सिंपल डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्रेडिट हुई थी, बिल्कुल वैसे ही एक्सचेंज वाले एसेट की भी बुक वैल्यू आपने क्रेडिट कर दी, ठीक है जी। तो बुक वैल्यू यहां से निकल के चली जाएगी। तो एक्सचेंज के केस में डिस्पोजल का अकाउंट अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, तो असल तो वो डिटरमिन कर रहा है ना, तो एक्सचेंज के केस में क्या होगा जी, ओल्ड एसेट की क्या आएगी, बुक वैल्यू, ओल्ड बुक वैल्यू, और अक्यूमुलेशन वाली जगह खाली, हमारा दोस्त नहीं नजर आएगा हमें, सूना सूना होगा हमारा ये यहाँ पे सहन, दोस्त ही नहीं है हमारा। और नए एसेट की कॉस्ट जो है वो एसेट अकाउंट के अंदर उसी तरह से डेबिट होगी, न्यू की कॉस्ट, ठीक है जी, और इधर हो जाएगी डेबिट, ठीक है। फिर कैश डेबिट नहीं, कैश क्रेडिट तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किया, और गेन लॉस बैलेंसिंग P&L में जाता था, तो वो मैंने सेम रख दिया, ठीक है जी। तो जनाब ये टोटल फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। तो पिक्चर अलग अलग लेना चाहोगे, ये पहले पिक्चर लेंगे, एंट्रीज पे क्या फ़र्क पड़ना है, ख़त्म, ये ख़त्म है, लेकिन जाहिर है थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये प्रैक्टिस बस यहीं पे होगी, उसके बाद आपको पूरे FAR 1 में ये कहीं नज़र नहीं आएगा, इसका यूज़ नज़र आएगा करेक्शन ऑफ एरर में जाकर, नहीं ये लेजर नहीं बनाना पड़ता, आप वर्किंग में बना रहे होते हैं, ये रिक्वायर्ड आपको लेजर बनवाता ही नहीं, आप तो बड़े हो गए, ठीक है। तो ये आपको ये वाली एंट्री करनी पड़ सकती है, ये वाली एंट्री करनी पड़ सकती है। अगर दे दो यार बैग, दे दो भाई इसको, क्या कर रहे हो यार, इतना मसला नहीं होता, वो आया बेचारा, आप दे दो बैग इसको। ये वाली एंट्री आपको डिस्पोजल की करनी पड़ सकती है अगर डेटा कम होगा, तो ये कहाँ करनी पड़ती, करेक्शन ऑफ एरर में नॉर्मली करनी पड़ जाती है। ये वाला लेजर आपको बनाना पड़ सकता है, ये वाला या ये वाले, ठीक है, अगर आपको कैश फ्लो या एनपीओ के टॉपिक में डेटा कंप्लीट नहीं होगा, बैलेंस शीट से उठाया बुक वैल्यू को, तो मजबूरी में यही बना देंगे, नेट में तो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो ये असल में है, ठीक है।
इसलिए ठीक नहीं है कि मिसाल के तौर पे 100 रुपये का आपका एसेट है, 100 रुपये ही डेफिसिट हो गया तो वो तो बैलेंस शीट में नज़र ही नहीं आएगा। मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पूरी मूवमेंट दिखाने। तो क्लोजिंग जीरो है तो आपको एसेट ही नहीं है, तो बुक वैल्यू जीरो है तो एसेट नज़र ही नहीं आएगा। एक ही एसेट है मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ। बाकी आप देखोगे बाकायदा हमने मूवमेंट दिखानी होती है। एसेट अकाउंट में कितना ओपनिंग में पड़ा था, कितना एडिशन हुआ, कितना डिस्पोजल हुआ, कितना रीवैल्यूएशन में से फ़र्क आया, क्या क्लोजिंग है। फिर डेप्शन की भी मूवमेंट दिखानी होती है। साल के शुरू में कितनी डेप्शन हो चुकी थी, साल में कितनी डेप्शन आई, क्या रेट लगा, क्या लाइफ यूज़ हुई, कौन सा मेथड है, कॉस्ट मॉडल है, रिवर्स मॉडल है, ट्रांसफ़र है, बहुत सारा कुछ होता है, वो दिखाना पड़ता है हमें। ठीक है, बहरहाल वक्त के साथ साथ पता लग जाएगा। फिलहाल बस ये बेटर प्रेजेंटेशन नहीं है, कभी टाइम मिला तो प्रूव कर देंगे। नहीं, रीवैल्यूएशन मॉडल हमने पढ़ना है। और मैं बात कर था नोट की, तो नोट हमने बनाना सीखना है ईद के बाद, जब नोट बनाने जोगे होंगे, क्योंकि नोट में तो आई कैप के अरसे बाद में रीवैल्यूएशन भी है, वो भी वही शुरू नहीं कर पा रहे हम, जी चूँ चल रहे हैं बस। अच्छा जी, आओ ज़रा खुशबू लगा के, होमवर्क और एक और होना चाहिए होमवर्क। अब मैं सवाल बस पढ़ने लगा हूँ। एक 48, 49, 50, 158 सफ़े पे ये 3 सवाल हैं। सवाल इनके सॉल्यूशंस भी हैं ना? नहीं है, इनके सोल्यूशन नहीं है। पास होने वाले बच्चों ने पता है क्या जवाब दिया, इनके सोल्यूशन है ही नहीं। जब तक पूरी बात कर दें, अब जब तक कि हम एक बार खुद कर नहीं लेंगे, जब खुद कर लेंगे फिर सोल्यूशन आपके लिए ही है, फिर ये सोल्यूशन क्लास के सजीले बच्चों आपके लिए ही है। ठीक है, अच्छा जी, पर फिलहाल नहीं है, जब तक एक बार करना नहीं, वरना फ़ायदा नहीं है। दिमाग सोचेगा कुछ नहीं, वो मोहताज बैसाखियों पे ही चलेगा सारी ज़िंदगी। ठीक है, इसको इससे उतारना है आपने। ओके, फॉलोइंग लेजर बैलेंसेज आर, बैलेंसेज आर नहीं रहा, ओहो हो, एज ऑन यकम जनवरी 12, और सिर्फ एसेट, और वो भी क्या शो कर रहा है, ओ अक्यूमुलेटेड एक्शन नहीं रहे, अक्यूमुलेटेड एक्शन इज नो मोर। अफसोस हुआ ना हमारा दोस्त। यानी कल जब मैं सवाल करूंगा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा एसेट अकाउंट, जब आते साथ ही एक आधा सवाल करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा एसेट अकाउंट, और ये जगह खाली रह जाएगी। हम कहेंगे हमारा दोस्त होता था, चला गया, जाने वाले को कौन रोक सकता है। ठीक है, तो खैर ये तो हो गया। एडिशन की एंट्री पता है आपको, पता चल गई है। एन एसेट कॉस्टिंग 50,000 परचेज ऑन इज दिस डिस्पोज ऑफ ऑन दिस ऑन रेट ऑफ डेप्शन 20% WDV। चलो अच्छी बात है, एसेट अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है आसान है, क्योंकि आपने कुछ नया नहीं सीखा, उल्टा चीज़ें कम हो गई। 49 में भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बस यहाँ मसला आएगा। एन एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 1,12,000 ऑन यकम जनवरी 13 इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 13। इसकी कॉस्ट गिवन नहीं है। क्यों पागल है, हम निकालेंगे। अगर कॉस्ट गिवन नहीं है तो क्या हमें कोई DOG ने काटा है कि हम निकालेंगे? क्यों निकालेंगे, हमें नहीं चाहिए कॉस्ट, आज हमें नहीं चाहिए कॉस्ट, चाहिए क्या, बुक वैल्यू। लेकिन बुक वैल्यू भी किस दिन की चाहिए होती है, डेट ऑफ डिस्पोजल की। ये ज़हन में रखना, ये ज़हन में रखना। तो ये अभी पड़ी है साल के शुरू में, साल के पहले दिन। ठीक है, तो इससे कॉस्ट निकालने की जरूरत। अच्छा, लेट्स से भाई की बात मान लेते हैं, हम कॉस्ट निकालने का इरादा कर लेते हैं, निकाल सकते हैं। क्यों, डेट ऑफ परचेज ही नहीं है सवाल में, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो बहरहाल ये भी हो गया दूसरा सवाल। और तीसरे नहीं, हाँ वो तो निकालनी है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, बुक वैल्यू निकालनी। क्या है, बुक वैल्यू। करके आइएगा, मैंने तो करवाना ही है, एक आधा करवा दूंगा, बाकी आपने सारे किए होने। अगर आपने तसल्ली कही, आपने ओके की कहा, तो आगे चले पड़ेंगे, नहीं तो दिल मेरा ये है कि ये वाला करवाऊंगा। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक सादा डिस्पोजल है और एक तिलों वाला, सॉरी एक्सचेंज वाला। ठीक है, तो ये तीनों सवाल आपके होमवर्क में हैं। अभी मेरी तो प्यास बिल्कुल नहीं बुझी थी, लेकिन वक्त ने घंटी बजा दी, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।